नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पवार की पावर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान तो भी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हलचल तेज हो चुकी है और इस सियासी हलचल के केंद्र में हैं शरद पवार। लोकसभा चुनाव से पहले जब शरद पवार की पार्टी टूटी तो सब ये सोचने लगे कि पवार का वक्त बीत गया, लेकिन पवार ने बाजी पलट दी और अब विधानसभा चुनाव से पहले हालत यह है कि महायुति के कई नेता और विधायक शरद पवार की पार्टी में आने लगे हैं। महाराष्ट्र में सरकार चाहे किसी की हो, राजनीति की एक अहम धुरी शरद पवार बने रहते हैं। अब जैसे विधानसभा चुनावों की टिक टिक साफ साफ सुनाई पड़ने लगी है, महाराष्ट्र की सत्ता वाली राजनीतिक आपाधापी में पवार का सिक्का कुछ ज्यादा खनकने लगा है। तारीख का ऐलान भले नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियों की डुगडुगी तो बज ही गई है। इन तैयारियों के बीच ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के तमाम नेताओं के रास्ते शरद पवार के घर की ओर ही जाते हैं। कोल्हापुर के राजघराने से आने वाले समरजीत सिंह घाटगे ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया है। खबर है कि वो पवार के साथ जा रहे हैं। उसी तरह सतारा से अजीत पवार गुट के मदन भोसले ने भी शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल से मुलाकात की। अजीत गुट के ही माधा से 6 बार के विधायक बब्बन शिंदे भी अपने बेटे के साथ शरद पवार के साथ आ सकते हैं। इंदापुर से 4 बार के विधायक हर्षवर्धन ने पवार की बेटी सुप्रिया सुले से मुलाकात की। वहीं जुन्नार से विधायक अतुल बेंके का नाम भी चर्चा में है कि वो शरद पवार के खेमे में जा सकते हैं। जिन नेताओं के शरद पवार की तरफ जाने की चर्चा हो रही है, उनमें समरजीत सिंह घाटगे तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। जे काय कॉम्बिनेशन झालं 2 जुलाई 2023 के बाद से जब अजित पवार महायुति का हिस्सा हुए और उसके बाद ये लगभग तय था कि जिसकी जहां पर विधायक हैं वो विधानसभा सीट उसी को मिलेगी। ऐसे में ये सीट एनसीपी अजित पवार के विधायक के खाते में जाएगी। मेरे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं था। देवेंद्र जी को जानकारी देकर ही मैंने शरद पवार जी की पार्टी के साथ जाने का फैसला किया। मुझे विधान परिषद में कोई रास्ता नहीं है, मुझे बैकडोर एंट्री से विधान परिषद में नहीं जाना। भेटून हा निर्णय सांगितला। कुछ समय पहले तक शरद पवार के बारे में माना जा रहा था कि उनका वक्त चूकने लगा है। उनका चुनाव चिन्ह घड़ी भी उनका नहीं रहा। लेकिन अब सियासी चतुराई की जिस घड़ी को शरद पवार ने अपने जहन में बिठा रखा है, वो लगातार काम कर रही है और उस घड़ी ने पवार को महाराष्ट्र की राजनीति के सेंटर में फिर से खड़ा कर दिया है। आखिर विधानसभा चुनाव के आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार एक बार फिर क्यों सबके केंद्र में है, इसको इन 3 कारणों से समझ सकते हैं। पहला कारण है पश्चिमी महाराष्ट्र की राजनीति, जिसमें शरद पवार के नाम का सिक्का चलता है। दूसरा कारण है पिछले लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी का सबसे शानदार स्ट्राइक रेट, जब पवार ने 10 सीटों पर लड़कर 8 सीटें जीत ली थी। और तीसरा कारण खुद शरद पवार है, जो मुश्किल हालात में भी हौसला खोने की जगह नए हौसले के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही राजनीति की बारीकियों को महाराष्ट्र के किसी भी नेता से कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैं। जब अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ थे, उस वक्त हो या आज का समय, पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार की छाप सबसे ज्यादा देखी जाती है। बीजेपी अजीत पवार को अपने खेमे में जरूर लेकर आई है, लेकिन पश्चिमी महाराष्ट्र की 32 सीटों पर महायुति में भी घमासान के आसार दिखते हैं। एक तरफ शरद पवार अपनी राजनीतिक ताकत को जानते हैं, तो दूसरी ओर विरोधियों की कमजोरी को भी। वक्त से आगे की चाल चलने वाले 83 साल के शरद पवार अपनी इसी ताकत के बदौलत विरोधियों को
उलझन में डाल चुके हैं। खासतौर से लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने अपने ताकत का प्रदर्शन किया, उसके बाद उनकी राजनीतिक डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। जहां लोकसभा चुनाव में शरद पवार की स्ट्राइक रेट सबसे अच्छी रही, वहीं उनके भतीजे अजीत पवार की सबसे खराब। इससे एक तरफ शरद पवार ने ये दिखा दिया कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का दबदबा कायम है, तो वहीं विधानसभा चुनावों के लिए अपने दल और गठबंधन को लेकर हलचल पैदा कर दी। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र का सियासी संग्राम दो खेमों के बीच होना है। एक तरफ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी। शरद पवार अघाड़ी के चाणक्य हैं, उन्हें महायुति से तो टक्कर लेनी ही है, अघाड़ी की अंदरूनी उलझनों से भी निपटना है। भले ही चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, भले ही सीटें नहीं बटी हैं, लेकिन अघाड़ी खेमे में सीएम पद को लेकर चल रही कशमकश बाहर आ रही है। उद्धव का अपना गणित है, कांग्रेस का अपना विज्ञान, लेकिन शरद पवार ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री पद में उनकी दिलचस्पी नहीं। उनके इस बयान को बंद मुट्ठी की तरह देखा जा रहा है। अब आप भी देखिए और समझिए कैसे पवार का वो बयान एक बंद मुट्ठी है। ये सारे चेहरे महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे महाविकास अघाड़ी से जुड़े हैं। इन सबकी अपनी ताकत है, अपनी राजनीतिक विरासत है, अपना प्रभाव है। फिर भी ये सभी चेहरे महाराष्ट्र में किसी एक चाणक्य बुद्धि के पीछे पीछे चलते हैं, तो वो है शरद पवार। 2019 में अगर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले उद्धव ठाकरे को विपक्षी खेमे में लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो है शरद पवार। पवार ने कहां शिवसेना और कहां कांग्रेस, दो परस्पर विरोधी सियासी दलों को एक मंच पर साथ साथ खड़ा कर दिया। हालांकि पार्टी में तोड़फोड़ के कारण उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, लेकिन पवार की सियासी कौशल पर ही उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो फिर से महाराष्ट्र की गद्दी हासिल कर सकते हैं। मी आज सगळ्यांसमोर स्वच्छ सांगतो, मैं आज आपके सभी के सामने कहना चाहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान हो या शरद पवार जी, आज अभी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो। उद्धव ठाकरे का उसे समर्थन होगा। जो अनुभव मुझे सेना बीजेपी की युति में हुआ, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। हम भी बैठकों में तय करते थे कि जिसकी सीटें ज्यादा उसका मुख्यमंत्री, लेकिन इसमें होता ये था कि युति की सीटें ज्यादा लाने के बजाय एक दूसरे की सीटें गिराने में ज्यादा काम होता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी तय करो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा और फिर आगे बढ़ो। केलं जायचं की ज्याच्या जागा जास्त येतील त्याचा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण, उद्धव ठाकरे होणार का आणखीन कोण होणार? अब आप उद्धव ठाकरे के बयान को बारीकी से समझिए। शरद पवार के समर्थन का उद्धव को यकीन है, तो वही मुख्यमंत्री पद के लिए शरद पवार की चुप्पी से उद्धव में बेचैनी भी है। महाराष्ट्र में एमवीए की धुरी शरद पवार है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को जोड़ने वाली कड़ी भी शरद पवार ही है। लेकिन अब तक शरद पवार ने यह पत्ता नहीं खोला है कि उनके गठबंधन का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। खबर यह है कि ज्यादा सीट जीतने वाले दल का मुख्यमंत्री बनाने की बात करके जहां कांग्रेस भी दावेदारी दिखा रही है, वहीं शरद पवार ने अपनी पार्टी को मुख्यमंत्री पद की रेस से अलग रखकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली है। और वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की। मेरी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पद के लिए मेरी पार्टी में कोई भी इच्छुक नहीं है। हम महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं ताकि हम महाराष्ट्र की जनता को एक उत्कृष्ट प्रशासन दे सकें, ऐसी हमारी इच्छा है। 1999 में एनसीपी बनाने के बाद से शरद पवार की पार्टी कई बार महाराष्ट्र की सत्ता में रही। (1999) की महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव में कांग्रेस को 75 सीटें मिली थी, जबकि एनसीपी को 58 सीटें। जाहिर है कि बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री बनने का मौका कांग्रेस को मिला, लेकिन 2004 के विधानसभा चुनाव में खेल पलट गया। कांग्रेस की सीटें घटकर 69 हो गई, जबकि एनसीपी की सीटें बढ़कर 71 हो गई। फिर भी पवार ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी नहीं रखी।
पवार उस वक्त केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। तब एनसीपी का मुख्यमंत्री बनाने की बात होती तो माना जा रहा था कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन पवार ने बड़ी पार्टी होकर भी सत्ता में छोटा पार्टनर बनना स्वीकार किया। शरद पवार की छवि एक ऐसे राजनेता की है जो दिखते इधर के हैं तो फैसला उधर का भी दे देते हैं। इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन राजनीतिक कयास लग रहे हैं कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री पद की प्रमुख दावेदार हो सकती हैं। लोकसभा की तरह ही विधानसभा में भी शरद पवार की पार्टी की स्ट्राइक रेट बनी रही तो उनके पास काफी विधायक हो सकते हैं। यानी अजीत पवार जिस सियासी थाली को लेकर उड़ गए थे उसको विधानसभा में भी शरद पवार बहाल कर सकते हैं। अगर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए तनातनी का माहौल बना तो एनसीपी के पास भी सीएम पद का प्रस्ताव आ सकता है। पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनवाने में कामयाब हो पाएंगे तो अचानक सुप्रिया का कद काफी बड़ा हो जाएगा। ऐसे में शरद पवार की पूरी राजनीतिक विरासत बेटी सुप्रिया को ट्रांसफर हो सकती है, यानी अजीत पवार की तरफ से खतरे की घंटी बजना बंद हो सकती है। शरद पवार लोकसभा चुनाव में बारामती में सुप्रिया को जिताकर अपने जनाधार और प्रभाव का लोहा मनवा चुके हैं। इस बात का अंदाजा अजीत पवार को भी है, इसीलिए सुप्रिया के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने का उनको अफसोस भी हुआ। 83 साल की ढलती उम्र में शरद पवार को पावर प्ले जहां उनके गठबंधन का भरोसा देता है कि पवार है तो सब कुछ ठीक है, वहीं एक अंदेशा भी रहता है कि पवार की पॉलिटिक्स कब कोई बड़ा खेला ना कर दे। मुंबई से पूजा भारद्वाज के साथ रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही शरद पवार को Z+ सुरक्षा मिली है। Z+ सुरक्षा का निर्धारण केंद्रीय गृह मंत्रालय संबंधित व्यक्ति पर खतरे को देखकर करता है, लेकिन चुनावी मौसम में पवार को मिली ये उच्च स्तरीय सुरक्षा कई सियासी सुगबुगाहटों को भी जन्म देने लगी है। अब आगे बढ़ते हैं। पवार ने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन कांग्रेस के साथ ही सियासी कदमताल की, बीजेपी के खिलाफ सियासत की, लेकिन रिश्ते कभी नहीं बिगड़े। पवार के इस हुनर का राज बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। पवार दशकों से महाराष्ट्र की सियासत में चमक रहे हैं। सत्ता में रहे तो भी और सत्ता से बाहर रहे तो भी पवार को महाराष्ट्र की सियासत में खारिज नहीं किया जा सकता, और इसकी वजह है उनका राजनीतिक कौशल, जिसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी और बाल ठाकरे से उनकी मित्रता रही और पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ से परहेज नहीं किया। सोनिया गांधी भी उन पर भरोसा करती हैं और उद्धव ठाकरे भी। ये उनका राजनीतिक कौशल ही था कि वो धुर विरोधी कांग्रेस और शिवसेना को एक मंच पर ले आए। सदा काम में जुटे रहे पर स्वयं रहे निष्काम, सदा काम में जुटे रहे पर स्वयं रहे निष्काम, रखा देश के हितों को आगे तभी हुआ है नाम, रखा देश के हितों को आगे तभी हुआ है नाम, थक कर बैठ ना जाना साहेब, बढ़कर रहा दिखाना, अभी तो शुरुआत है बटोही, अभी कहां विश्राम। कभी शरद पवार के बेहद करीबी रहे प्रफुल्ल पटेल पता नहीं शरद पवार के बारे में आज ये बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन 8 साल पहले जो कुछ कहा था उस धुन में 83 साल के शरद पवार आज भी चले जा रहे हैं। नहीं तो कुछ समय पहले ही सगे भतीजे की बगावत से पार्टी चली गई, तमाम विधायक चले गए, पार्टी का नाम चला गया और चुनाव चिन्ह भी चला गया। पवार के पास सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर उनकी समझ और खुद पर कायम हौसला बचा था, वही हौसला जिसके माध्यम से कभी मुंबई को अंडरवर्ल्ड के खतरे से उन्होंने बचाया था। एक अंधकार सा माहौल दिख रहा था कि अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड के हाथ में चला गया तो क्या होगा, और मैं कहता हूं कि शरद राव की हिम्मत थी और उनका कौशल्य था कि उन्होंने मुंबई को अंडरवर्ल्ड से बचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ से लेकर राजनीतिक अदावत तक शरद पवार ने सब कुछ देखा।
2019 में सतारा के उपचुनाव का खेल तो तभी बदल गया था जब मूसलाधार बारिश में भीगते हुए 69 साल के शरद पवार ने भाषण किया। बीजेपी के प्रचंड प्रभाव के बावजूद एनसीपी से पवार ने अपने दोस्त श्रीनिवास पाटिल को जितवा दिया। वास्तव में पवार ने राजनीति के भी कई रंग देखे। 1978 में महज 37 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाले पवार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन राजीव गांधी के प्रभाव में कांग्रेस में आए और फिर से मुख्यमंत्री बने। राजीव गांधी की हत्या के बाद केंद्र की राजनीति में आकर रक्षा मंत्री बने, लेकिन राजीव के कारण कांग्रेस में आने वाले पवार सोनिया गांधी के विदेशी मूल का सवाल उठाकर कांग्रेस से बाहर भी हो गए। लेकिन ना काहू से दुश्मनी, सबसे अपनी दोस्ती वाले स्वभाव के पवार की दोस्ती कांग्रेस से भी बनी रही और बीजेपी से भी। हालांकि पवार बीजेपी के साथ कभी नहीं गए, लेकिन राजनीति में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे से उनकी मित्रता जग जाहिर थी। उनकी महाराष्ट्र की राजनीति अलग रहती है, दिल्ली की अलग। वो मराठा जो नेता है, अध्यक्ष महोदय पूना में रहता है तो शिवाजी की प्रेरणा लेता है, यहाँ आता है तो पता नहीं कहाँ से प्रेरणा लेता है। किसने सोचा होगा कि शिवसेना और कांग्रेस कभी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 5 साल पहले जिस तरह कांग्रेस और शिवसेना को पवार ने जोड़ा, वो राजनीतिक मौके को भुनाने की उनकी क्षमता को दिखाता है। इसीलिए इस बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में पवार सेंटर पॉइंट बने हुए हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।